मेज की एक ओर एक औरत बैठी थी। करीब 30 साल की होगी। उसने एक फटी हुई साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा मासूम था। गरीबी की मुश्किलों ने उसके चेहरे पर निशान छोड़े हुए थे। इसके बावजूद उसकी सेहत अच्छी थी। शायद इसी अच्छे आकर्षित बदन के कारण वो लोभ की वस्तु बन गई। हजारों साल पहले कवि ने कहा था कि हिरन की चमड़ी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही औरतों पर भी लागू है। मेज की दूसरी ओर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसने एक सूट पहना था। उसके सामने उसकी फाइल खुली हुई थी। वो उस फाइल के पन्ने पलटता पर कुछ लिखता नहीं। पेंसिल से सिर्फ टक टक करता रहता। उसके बगल में एक और आदमी बैठा था। वो पहले वाले के जितना लंबा चौड़ा नहीं था। उसने सिर्फ एक कुर्ता पजामा पहना था। वो शांति से सिगरेट पी रहा था। देखो, हम यहाँ ये पता करने आए हैं कि तुम शरीफा हो या लक्ष्मी। फाइल से कुछ ठीक सा समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उनका सच सच जवाब देना, और ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना? क्या तुम अभी हाल ही में प्रेग्नेंट हुई हो? नहीं साहिब। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? जी साहिब। देखो, तुम करीब 1 साल पहले घर से दूर गई थी। इन महीनों में तुम एक बार प्रेग्नेंट हुई हो। इनको साबित करने के लिए हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। मतलब तुम जरूर किसी नहीं, और नहीं नहीं साहिब, ऐसा नहीं है। सुनो, तुम्हारे जैसी गांव की औरतें अक्सर ऐसी चीजों के बारे में झूठ बोलती हैं। तुम कितना भी झूठ बोलो, मुझे इसकी गहराई तक जाना ही है। मेरे पास सारे टेस्ट की रिपोर्ट है। तुमने 3 महीने पहले ही अबॉर्शन कराया था। देखो लड़की, मैं तुम्हारे लिए कोई जाल नहीं बिछा रहा हूं। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मर्द कई बार ऐसे जुल्म औरतों पर करते हैं। हाँ, कई बार लालची औरतें खुद से भी इन सब में लग जाती हैं। लोग भी उनसे झूठे वादे करते हैं और कई लड़कियां खुद से अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारी उम्र की लड़कियां ऐसा नहीं करती। अब मुझे बताओ कि तुमने घर क्यों छोड़ा? क्या तुम सच में सिर्फ उस मेले में जाना चाहती थी या फिर तुमने घर छोड़ने का इरादा कर ही लिया था? मुझे सच जानना है। मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ। साहिब, पहले आप मुझे बताइए, इतनी सारी लड़कियां हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि उनकी शादी हो। मेरी शादी हुई, घर मिला, बच्चे मिले। मैं ये सब छोड़कर क्यों जाना चाहूंगी? कोई भी लड़की ये सब छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? मर्द ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। हम औरतें अपने बच्चों के लिए ही जीती हैं। तुम कुछ हद तक सही हो। मर्द कई बार घर तोड़ते हैं। वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी औरतों को भी हालात के अनुसार घर छोड़ना पड़ता है, जैसे जब उनके पति उन्हें मारते हो। तुम्हारा पति तुम्हें मारता था? नहीं साहिब, मेरे पति ने मुझे कभी नहीं मारा। हाँ, घर पर खाने की कमी थी, लेकिन सिर्फ गर्मी के 3 महीनों में मैं वो झेल लेती थी। कम से कम हम अपने बच्चों को अच्छा खिला तो पाते थे। तो तुम बस मेले के लिए बाहर गई थी? मैं अपने गांव की बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। मेरे पति मान गए थे और उन्होंने मुझे 5 रुपए भी दिए थे। रिपोर्ट फाइल कहती है कि तुम उस कमरे में 3 दिन नहीं 5 दिन रुकी थी। हो सकता है साहिब, मुझे ठीक से नहीं याद। जब तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तब तुम्हें सच बोलना होगा। तुम ऐसे 3 दिन या 5 दिन नहीं बोल सकती। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अच्छे से सोच कर बोलना होगा। क्या उन लोगों ने तुम्हारा बलात्कार किया था? नहीं 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 साहिब, मैं माँ काली की कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ गोपाली को लिया था। भगवान, उन्होंने मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसू आगे आने वाली मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखो। इन तस्वीरों को देखो। इनमें से किसी को पहचानती हो? नहीं साहिब। ये सब कस्टडी में लिए जा चुके हैं। मतलब जिसने तुम पर हमला किया वो इनका नेता था। देखो,
हम तुम्हें मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन से लाए हैं। एक ज़माने में वो महिला तस्करी का अड्डा हुआ करता था। तुम्हारे साथ कुल 11 लड़कियां थीं, कुछ बांग्लादेश की और 2 नेपाल की। इस धंधे में कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है, सब औरतें एक बराबर हैं। वहां से तुम्हें झांसी लेकर गए थे। पुलिस को यह सारी कहानी पता चल गई है। साहिब, गोपाली का क्या हुआ? वो कहाँ है? फाइल में उसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उसे सऊदी अरेबिया लेकर जा चुके हैं। हो सकता है कि तुम भी आज उसी के साथ होती, लेकिन पुलिस की रेड ने तुम्हें बचा लिया। ये सऊदी अरे ये कहाँ है साहिब? यहाँ से बहुत दूर। अभी के लिए ये जरूरी है कि तुम हमारे पास हो। साहिब, लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ? कलकत्ता में। तुम्हें पता है कलकत्ता तुम्हारे गांव से कितनी दूर है? नहीं साहिब, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कलकत्ता जाते हैं। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। क्या तुमने झांसी का नाम सुना है? कुछ याद है उस जगह के बारे में? नहीं साहिब, क्या वहाँ पहाड़ हैं? सिर्फ छोटी चट्टानें। पहले मुझे लगता था कि वो बादल हैं, फिर किसी ने मुझे बताया कि वो बादल नहीं पहाड़ हैं। वहाँ और कितने लोग थे? हम 5 लड़कियां थीं, 2 नेपाली थी और हिंदी नहीं बोल सकती थी। उनमें से एक तो सिर्फ 15-16 साल की थी। वो हमेशा रोती रहती थी। मुझे उसके लिए बुरा लगता था साहिब। हम लोग जोर से रो भी नहीं सकते थे, वरना वो हमारे बाल पकड़ के हमें मारते थे। इसलिए मैं एक दिन वहां से भाग गई। उस समय एक सेवक अंदर आया और अफसर को एक छोटी चिट्ठी दी। वो चिट्ठी देखकर अफसर जल्दी से उठकर जाने लगा और अपने सेवक को कहा कि उस औरत को वापस कस्टडी में ले लो। वो अफसर अपने दोस्त की तरफ मुड़ा और कहा, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। अफसर हुमायूं कबीर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर जा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त विनायक घोषाल की तरफ देखा और पूछा, तो अब तुम्हें उस लड़की की कहानी पता है, लेकिन याद रखना ये कहानी नहीं, एक असली हादसा है। पर क्या सारी कहानियाँ एक जैसी नहीं होती? इन सब कहानियों में एक सामान्य विषय हो सकता है, पर ये सब अलग होती हैं। मैं खुद कुछ सवाल पूछना चाहता था हुमायूं, पर मैंने नहीं पूछे। तुम नहीं पूछ सकते, आखिर तुम एक बाहर वाले हो। मैंने बस तुम्हें एक दोस्त की तरह उस पूछताछ को देखने बुलाया था। हाँ, अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो मुझसे अंग्रेजी में पूछो, फिर मैं औपचारिक तरीके से उसे हिंदी में उस लड़की से पूछूंगा। इस तरह वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की लक्ष्मी है या शरीफा? दिक्कत यह है कि फाइल में लक्ष्मी नाम की लड़की का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ शरीफा के बारे में लिखा है, और वो भी उसी जगह से लापता हुई जिस जगह से ये लड़की। लेकिन अब तक जो भी लक्ष्मी ने हमें बताया है वो सब फाइल की शरीफा से मैच कर रहा है। अगर ये लड़की शरीफा नहीं है तो इसे शरीफा की सारी डिटेल्स कैसे पता है? ये ज़रूर एक गलत पहचान का मामला लगता है। हो सकता है। एक चीज़ तो साफ है, शरीफा ज़रूर लापता हुई थी, लेकिन लक्ष्मी की भी तस्करी हुई थी, इसलिए इन दोनों की कहानियाँ एक जैसी। हुमायूं, बुरा मत मानना, पर पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आज भी इतनी सारी लड़कियां देह व्यापार मतलब प्रोस्टिट्यूशन या फ्लैश ट्रेड का शिकार बन जाती हैं। तुम्हें सिर्फ पुलिस को दोष नहीं देना चाहिए। समाज में औरतों की इज्जत है ही नहीं। औरतें अनपढ़ होती हैं, बेरोजगार होती हैं, समाज हमेशा उन्हें दबा कर रखता है। हर रोज़ कई 100 लड़कियां नेपाल और बांग्लादेश से तस्करी होकर आती हैं। अखबार भी इन मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं दर्शाते हैं। विनायक, तुम्हारे जैसी लेखकों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो। एक ज़माना था जब लंदन में प्रोस्टिट्यूशन तेज़ी से फैल रहा था। उस समय बर्नार्ड शॉ ने मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन नाम का एक नाटक लिखा था। उस नाटक से सोसाइटी के अमीर लोगों के चेहरे से नज़रअंदाजगी का नकाब हटा था मेरे दोस्त। ऐसा ही कुछ बंगाली लेखक क्यों नहीं कर सकते? आज तक कलकत्ता के रेड लाइट एरिया सोनागाची के बारे में किसी ने नहीं लिखा है। हाँ, एक बात, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके बारे में थोड़ा लिखा था, लेकिन उसमें उन्होंने एक रोमांटिक मोड़ दे दिया और असली मुद्दा आगे आया ही नहीं। जितना तुम बोल रहे हो ये उतना आसान नहीं है। चलो मुझे रविंद्र सदन के पास छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, कल सुबह इंटेरोगेशन में आओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम सब सुनो और अपनी कहानियों में लिखो। हाँ ज़रूर। मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊँगा। मैं तैयार रहूँगा। चलो कल मिलते हैं।
उस समय रविंद्र सदन में एक थिएटर फेस्टिवल चल रहा था। पूरे देश के थिएटर ग्रुप्स वहाँ आए थे। हर जगह अलग अलग नाटकों की घोषणा हो रही थी। उन दिनों औरतों की आज़ादी के नाटक काफ़ी चर्चा में थे। शहरी लोग भी इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। पर कुछ ही दूरी पर गांव में इन्हीं औरतों को देह व्यापार के लिए खाड़ी देशों में बेचा जाता था। जिंदगी ऐसी ही है। ये औरतें कभी जान ही नहीं पाएंगी कि आज़ादी क्या होती है। अगले दिन सुबह 10 बजे हुमायूं विनायक के घर पहुंचे। वो गाड़ी में अखबार पढ़ रहे थे। मैं आज इंटरोगेशन ख़त्म करना चाहता हूँ। हो सकता है इसके लिए पूरा दिन लग जाए। तुम लंच के लिए वापस घर आना चाहते हो? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं घर पर फ़ोन करके बता दूंगा कि मैं नहीं आऊँगा। कल मुझे शरीफा बीबी की पूरी रिपोर्ट मिल गई। एक रविवार को उसका अपहरण हुआ था। वो अपने गांव के एक लोकल बाजार में गई थी। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे झांसी में पाया। लक्ष्मी भी कल हमें झांसी के बारे में बता रही थी। तुम्हें कैसे पता कि शरीफा झांसी से मिली? कई बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन लेट मिलती है। जब इन जगहों पर हमारी रेड पड़ती है तो कई क्रिमिनल्स हाथ में आते हैं, लेकिन कुछ बच के निकल भी जाते हैं। ये क्रिमिनल्स बहुत अमीर भी होते हैं, इसलिए ये पुलिस वालों को खरीद के पहले ही उनसे रेड का समय जान लेते हैं और भाग जाते हैं। अलग अलग शहरों की पुलिस अपनी विमेन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट आपस में बदलती है, क्योंकि ये औरतें पूरे देश से लाई जाती हैं। ऐसे हमें पता चला कि शरीफा बीबी झांसी में थी, लेकिन उसको वहाँ से बचा नहीं पाए। देखो, ये तो साफ है कि तुम्हारी रिपोर्ट में काफ़ी गलतियां हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि लक्ष्मी 5 हफ्तों से झांसी में ही थी? रेड मारने के बाद आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है। उस इन्फॉर्मेशन से हम इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्री बना सकते हैं। शरीफा का नाम दिल्ली की भी एक रिपोर्ट में आया है। इसका मतलब ये है कि वो सऊदी अरेबिया नहीं गई। वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तब उनका दाम गिर जाता है। तो तुम ये कह रहे हो कि शरीफा और लक्ष्मी दोनों को झांसी में रखा था? अगर ऐसा होता तो वो दोनों एक दूसरे को जानती। हो सकता है आज हमें कुछ नया पता चले। दिल्ली की रेड से काफ़ी लड़कियां हाथ लगी थी, पर शरीफा उनमें नहीं थी। अजीब तो ये है कि दिल्ली की रिपोर्ट में लक्ष्मी का नाम भी है, पर वो लक्ष्मी और हमारी कस्टडी वाली लक्ष्मी एक है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। दिल्ली की रिपोर्ट में तो लिखा है कि लक्ष्मी मर गई थी। कल जब तुमने मुझे रविंद्र सदन छोड़ा था, मैं वहाँ फेस्टिवल में एक नाटक देखने गया, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि वो नाटक भी देह व्यापार मतलब विमेन ट्रैफिकिंग के बारे में था। हुमायूं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है लिटरेचर सोसाइटी को बदल सकता है। हम लेखक इन सब मुद्दों के बारे में लिखते हैं, इन्हें दर्शाते हैं, लेकिन साहित्य और ये कहानियाँ हर चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि बर्नार्ड शॉ के नाटक ने भी औरतों की समस्याओं को हल नहीं किया होगा। लोग इन कहानियों से ज़रूर हिल जाते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन देखो प्रोस्टिट्यूशन आज भी लंदन में कितनी बड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये कहकर अपने जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो। तुम लेखकों को इन चीज़ों के बारे में लिखते रहना चाहिए। खैर लो, भवानी भवन भी आ गया। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने नाटक में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। उसमें एक आदमी एक लड़की को खरीद कर घर लाता है। उसकी पत्नी भी मना नहीं करती। वो उसे कपड़े और खाना देती है, और फिर लड़की उसकी पत्नी से पूछती है कि बहन साहब आपको कितने में खरीद कर लाए थे? ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है, लेकिन अपना साहस बांधकर उस लड़की को समझाने लगती है कि इंसानों को खरीदना बेचना गलत है। देखो, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने कुछ गलत कहा। मुझे मुस्लिम रिवाजों का तो नहीं पता, लेकिन हिंदू में दहेज का चलन है। अब शादी के लिए दहेज देना भी तो इंसानों को खरीदना ही है ना।